खालिद चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो हमला है, ये इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मजमती बयान से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है, ना कहीं और से कुछ होना है। तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे एक के बाद एक। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और थोड़ा सा शायद साउंड में आपको हो, मैं मोटरवे पे हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। अगर कोई इंटरप्शन हो तो पहले से माजरत। देखिए, आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मार खाने वाली बात क्या है। मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर हैं, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इसराइल को भी नहीं दिया। वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में, वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं। और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो सॉवरेनिटी तो अब कुछ रह ही नहीं गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, कि किसकी बारी कब आनी है, और नीड बेस पर आते रहनी है, ऐसा लग रहा है। तो इसको उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि अब सेल्फ डिफेंस का तो कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया। अब प्रॉब्लली यही है कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन सब कुछ इजराइल खुद बन गया हुआ है। पहले उसने एक्सटेंड किया सिर्फ मिडल ईस्ट के, सिर्फ पैलेस्टीनियन एरियाज पर। बाद में आपने देखा लेबनान एक्सटेंड किया, फिर उसने सीरिया एक्सटेंड किया। तो अब बाय चॉइस वो मुल्कों को एक्सटेंड करता जा रहा है और मैसेज देता जा रहा है। और ये देखिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी है एक मुल्क की, लेकिन जब आपकी एयरफोर्स इस काबिल ना हो। फिर मैं पाक फिजाइया से रिलेट कर रहा था, और मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत जबरदस्त माइट के साथ आया, लेकिन तौफीक भी अल्लाह ने दी, जुर्रत भी दी, बहादुरी भी दी, और कैपेबिलिटी भी दी कि हमने अपना रिजॉल्व दिखाया। तो ये स्ट्रेंज है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टर्न के किसकी बारी कब आनी है। जी खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। खुरम साहब, बहुत तशवीशनाक मामला है ये, और मुसलमान मुल्कों की हालत देख के तो बहुत दिल में तकलीफ़ होती है कि हम सिर्फ इस काम के लिए रह गए हैं कि कोई भी जहाज़ आए और मार के चले जाए। पूरी अरब दुनिया गज़ा में 80,000 50,000 कितने मुसलमान शहीद करवा लिए, और बैठ के हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। मलिक साहब, मैं पाकिस्तानी होने के नाते जब भी ऐसी खबर आती है तो उन तमाम पाकिस्तानी लीडरों का और ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल में, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कदीर ख़ान, डॉक्टर सलाम, नवाज़ शरीफ, जिन्होंने हमला उस दिन जो है धमाके किए। ये अच्छा है कि आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लिया, क्योंकि आजकल उनका नाम लेने से भी गुरेज किया। नहीं लेना चाहिए। प्रोफेसर अब्दुल सलाम भी इसमें शामिल थे उसके आगाज़ में, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट है, जिनके पास नहीं है या जिन्होंने ख़त्म किया, वो लिस्ट बड़ी भयानक है ना जी। वो है, यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर डिटरेंट ख़त्म किया, ईरान ने अपना जो है वो एक डील करने की कोशिश की कि जी हम कम कर लेते हैं। लीबिया ने कहा हम छोड़ देते हैं, हम लीबिया ने हमें नुकसान भी पहुंचाया इस मामले में। आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। तो पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले इस न्यूक्लियर डिटरेंट की वजह से कोई भी मुल्क 1000 दफ़ा सोचेगा। दूसरा जो इशू है, हमें अब मुस्लिम उम्मा का जब हम नाम लेते हैं तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमें बदबहसियत कौम, इसको भी रिवाइज और रिव्यू करना है, क्योंकि हमारी दिली जो हैं कल्चरल इश्यूज, हमारे मजहबी और दीनी दिल जो है उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन हमें अभी जब बुनियानुल मरसूस हुआ तो हमें भी गौर करना है कि कौन से ममालिक जो थे वो हमारे साथ खड़े हुए और कौन से खड़े नहीं हुए। क्योंकि कतर के ऊपर जो हमला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं दोहराना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी है। लेकिन इसराइल की गुंडागर्दी मगरबी दुनिया की मसालहत के साथ है। वो अपीज़ कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा वो एनेबलर्स हैं, काबिल, उसको ये काबिल करने वाले हैं, फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस। और इसमें सबक ये है कि जो रोल मगरबी ताकतें मशरक़ वस्ता में इसराइल से एक्सपेक्ट कर रही हैं, 25 साल पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को ये कहा था कि इस खित्ते में भी तुम
मेरे नेट से थानेदारी तुम्हारे पास होगी, थानेदारी तुम्हारे पास होगी। वहां अब वक्त के साथ अमेरिका में जो एक सेंस थी कि हमने दुनिया को साथ लेकर चलना है, वो वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो गया। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो ऑर्डर था, वो चाहे तजारत में था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में था, वो नेटो में था, वो हर जगह वो ब्रेकअप हो रहा है। और उस ब्रेकअप में इसराइल अब अपने इस तरह के हमले करके जाहिर कर रहा है कि भी मैं ये भी कर सकता हूं, और मैं अपने जो हैं वो जो हमारे जो उस बकौल उसके दुश्मन है, सीरिया, यमन, जॉर्डन, हाँ, वो सीरिया पे भी उन्होंने इस हफ्ते अटैक किया है। तो लिहाजा यहाँ अब चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दुनिया में लोगों को रोक सके, मुल्कों को, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट अल्लाह ताला हमें महफूज रखना है, हमें वो उसको कायम रखना है, अपनी ताकत को कायम रखना है। और ये जो पूरा सिस्टम था, मेरे जैसे लोग भी ये किताबें पढ़ते थे और समझते थे कि मगरब ने एक बहुत अच्छा असूलों पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर, अब हम दोबारा वर्ल्ड वॉर 1 यानी 100 साल पहले की जो दुनिया थी ना, हम दोबारा उसमें जा रहे हैं, जिसमें अब फ्री फॉर ऑल है और इसराइल जैसा जो गुंडा मुल्क है वो अपने मकासद के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तान को जमील साहब से सिक्योरिटी है अपनी, उस पर हमें दोबारा गौर करना है आने वाले सालों में। जमील साहब, ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है सर, ये बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक है, और इसराइल जिसके ऊपर चाह रहा है एट विल अटैक कर रहा है। और ये ग्लोबल कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन किसी असूल ज़ाब्ते के तहत किसी सॉवरेन नेशन के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। सीरिया के ऊपर तबाही हुई, लेबनान के ऊपर तबाही हुई, जॉर्डन के ऊपर, इलाकों के ऊपर उसने जिस पे गासबाना कब्जा करना चाहा वो घुस बैठता है, उसके अंदर रोकता भी कोई नहीं उसको। यमन, उसका हाल कोई नहीं छोड़ा। और अब कतर जहाँ पीस टॉक्स हो रही थी, उसी के ऊपर अटैक। तो क्या इसका हल कोई है, या ये बारी बारी इसी तरीके से एक के बाद एक फॉल होते रहेंगे? जी हाँ, इसका हल भी है, लेकिन क्या हिम्मत है ये देखना पड़ेगा। लेकिन पहली तो बात ये कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। सवाल ये है कि ये मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, ग़ालिबन आपके प्रोग्राम में भी, कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो ये सिलसिला इसराइल का सिलसिला चल रहा है। और इसराइल क्या है, कौन है, क्या कर रहा है? इसराइल इज़ US एंड US इसराइल। इसराइल इज़ अमेरिका, अमेरिका इसराइल। मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लीडर कह चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं। तो लिहाजा अगर आज वो बहरी बेड़े हटा लिए जाएँ जो गिरदो नवा में इस वक्त मौजूद हैं, मेडिटरेनियन सी में, रेड सी में, अगर हटा लिए जाएँ तो इसराइल तो गुब्बारे में जिस तरह हवा निकलती है उस तरह इसराइल की हवा निकल जाएगी। दूसरी बात यह है कि मगरबी दुनिया हो, जिसमें कि पब्लिक अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो बड़ी तंदो तेज़ तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बातें की हैं। लोग समुंदर की तरह वहाँ लोग निकलते रहे हैं, गौल की तरह लोग निकलते रहे हैं, ह्यूमन राइट की पासदारी के लिए नारे लगाते रहे हैं। और वहाँ के लोग वो अपने दर्द दिल दिखाने हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलते रहे, मगरबी दुनिया जहाँ तक सवाल। लेकिन उसका असर क्यों नहीं हुआ? असर इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ की हुकूमतें जो कि एक इन्फ्लुएंस में हैं, जिसको इजरायली लॉबी कहते हैं। और अगेन आई वुड से कि जॉन मीर शायमिर की एक किताब है इजरायली लॉबी, उसको अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। और वो इस तरह समझ में आ जाती हैं कि ये लॉबी जो कि US में भी उसने इतने ज़्यादा ताने बाने बुने हुए हैं, इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा हुआ है US में, कि वहाँ की तमाम पॉलिसी, चाहे वो US के नेशनल इंटरेस्ट में अमेरिका के हो या ना हो, लेकिन इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट में उसका होना ज़रूरी है। इसलिए ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है। और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है? ये 1897 की बात है कि जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ चंद नकात पे उस वक्त फैसला किया गया उस वक्त के लोगों ने कि ये हम एक अपना वतन बनाएंगे, जो कि बन गया 1948 में। उसके बाद हम ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट, जिसका नक्शा खुद नेतन्याहू पेश कर चुके हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उसका एक तसलसल है। अब रहा सवाल कि कहाँ गया वो इंटरनेशनल कानून, कहाँ गए वो UN चार्टर, कहाँ गए UN चार्टर का वो जो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 है कि किसी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेनिटी को आप
उसको नहीं गजन पहुंचा सकते? कहाँ गया वो आर्टिकल 51 जहाँ की हक है उस मुल्क को, जैसे कतर की भी बात हो रही थी चंद लम्हे पहले कि उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार और औजार और वो जहाज़ है, लेकिन कहाँ गई वो बातें? तो बात दरअसल, और कहाँ गए वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चैप्टर 8 के मुताबिक फॉर्म किए गए, जिसमें OIC सर फहरिस्त है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें नेटो है, जिसमें बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तक़वियत से बनाए गए हैं, जिनके कि चैप्टर 8 के तहत। और वो तमाम के तमाम जितनी भी तक़वियत इनको पहुंच रही है, इन्होंने क्या किया? OIC के अपने आर्टिकल चार्टर में दिया हुआ है, चार्टर 8 में और 9 में, कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कतर में जैसे आज हुआ, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाएं और कलेक्टिव एक्शन लें। हमने 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाए OIC के, और वो गाज़ा के हवाले से, वो फ़लस्तीन के हवाले से, और वहाँ सिर्फ हमने कंडमनेशन दर कंडमनेशन और उसके ऊपर फिर कंडमनेशन करने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली। कर क्या सकते थे? आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे। कर ये सकते थे कि 2 बातें कर सकते थे। एक तो कलेक्टिव तौर पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाते, ठीक है, वीटो हो जाता, कुछ कंट्रीज़ उसको, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और कंट्रीज़ को वीटो कर सकता था इजराइल के हक़ में, लेकिन जाना चाहिए था। और दूसरा, जनरल असेंबली में जाना चाहिए था, लेकिन कोई रेजोल्यूशन लेके नहीं गया। उसका एक तरीक़ाकार है, अगर कोई ब्लॉक 57 कंट्रीज़ का। जी अच्छा, खुरम साहब, जो इन्होंने बात की कि कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए था, UN सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते। ये जिस तरह खुले हमले हो रहे हैं और जो ग्रेटर इसराइल का ये प्लान जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ के कई हिस्से खा जाएगा वो, जो उसका प्लान है, और जिस तरीके से वो मार रहा है उससे बैद नहीं है कि वो खा जाए भी, अगर मुसलमानों ने कोई कलेक्टिव एफर्ट ना किया। और करेंगे नहीं मुसलमान, वो बारी बारी एक दूसरे को गिरता देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकबिल करीब में ये पूरा इलाका जो है ये तो अनसेटल हो जाएगा। ये तो ऐसी आग है जो एक दूसरे को लपेट, अनसेटल्ड है, एक के बाद एक दूसरा इलाका लपेट लेता जाएगा। इसमें जो ओरिजिनल सिन है वो अमेरिका का इराक पर हमला है 2003 का, जिसने पूरा मशरिक़ वस्ता जो है उसको डिस्टेबलाइज कर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, झूठ की बुनियाद पर जो उन्होंने हमला किया, और उसकी वजह से वहाँ अब मुस्तकिल एक डिस्टेबलाइजेशन है जो रहेगी। लेकिन मैं रह नहीं सकता मलिक साहब, क्योंकि जब हम ग्रेटर इज़राइल अभी कहा जमील अहमद खान साहब ने, तो मैंने क्या सुना? मैंने अखंड भारत मेरे कान में चला, और हमारे जहन में ये अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं, फ़र्क जगहों पर, कि वो समझते हैं कि जी ये तो पता नहीं शायद इनकी जगह थी तो किसी और ने ले ली है, तो हमने वहाँ तक पहुँचना है और ये काम करना है। और इसलिए हमें इस सारे मामले को, पाकिस्तान को बहुत क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है कि जो हमें नज़र आना चाहिए, कतर ने और दूसरे ममालिक ने अभी हालिया चंद महीने पहले बहुत बड़े अनाउंस किए कि जी वो अमेरिका से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हजार अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए सलामती की छतरी नहीं प्रोवाइड कर सके। वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी, वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अपेरेंटली इसराइल के आगे जो है वो ढेर हो जाती है कि इसराइल को इजाज़त है, बाकियों के लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। तो अब जब सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, और हमें वाज़े पता चल रहा है कि दुनिया में अब कहीं सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, सदर ट्रंप तो खुद कह चुके हैं कि वो इस किस्म की किसी भी सिक्योरिटी गारंटीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा जो आने वाले साल हैं, और अगर यही मगरबी दुनिया का लाइसेंस दिया हुआ है ना, अमेरिका का लाइसेंस दिया हुआ है इसराइल को कि तुम जिस पे चाहे हमला कर लो, तुम्हें कोई जो है अमेरिका और वेस्ट ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है। तो लिहाजा जिस तरह मैंने कहा कि हमें जो इस्लामी उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। ये बात ज़रूर है, जिस तरह किसी अक्लमंद ने कहा बहुत अरसा पहले, कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उन्होंने कहा अच्छे लोग इकट्ठे नहीं होंगे बुराई के खिलाफ, तो फिर एक एक करके मारे जाएंगे। और ये बात सच्ची साबित हुई है। तो लिहाजा यहाँ हमें पाकिस्तान जो कि मशरिक़ वस्ता के दरवाजे पर है, हमें ये भी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन को भी देखना है।
हम इससे जो है वो इनके कहते हैं कि जी कहीं हो रहा है तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हमें इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है और अपनी आने वाली जो डिप्लोमेसी है इस पे भी फोकस करना है। और मैं इसको जोड़ूंगा जो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने इन अबेंस किया है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ को इस तरह ठोकर से उड़ा देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, तो फिर सच ये कोई भी सिक्योर नहीं होगा। खालिद चिश्ती साहब, मैंने और आपने एक प्रोग्राम में पहले एक सवाल उठाया था, आप ही से पूछा था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और भी कोई अगर मुसलमान मुल्क इसके साथ आना चाहे, चाइना के कोऑपरेशन से मिल के एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक के बाद एक जो बारी आ रही है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो शायद आज वो सवाल मुझे दोबारा उठाना पड़ेगा। उस वक्त कतर इसमें शामिल नहीं था, आज कतर पे भी हमला हो गया, पीछे सऊदी अरब इस इलाके में एक ताकतवर मुल्क रह जाता है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ये चाइना के ताउन से आज भी अगर ये इकट्ठे ना हुए, एक डिफेंस मैकेनिज्म ना इवॉल्व किया, तो फिर ये बारी बारी करके वो अटैक होते रहेंगे। जी मलिक साहब, मुझे याद है कि ये सवाल आपने किया था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस दिन भी ये सवाल था और आज भी ये सवाल ही है, क्योंकि जवाब असल तो मैं मानी रखता है कि इसका जवाब है। जवाब का मसला ये है कि सब के सब आपने देखा मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट सबसर्विएंट हैं वन वे और दी अदर, और या स्टेक्स उनके साथ हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ थ्रू डेटा ताकि हम बेहतर समझ पाएं। जब से इजराइल माज़ वजूद में आया है 78 सालों में, अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड के ज़मरे में, सिर्फ मिलिट्री एड के $260 बिलियन दिया है एड। और जो नेक्स्ट मुल्क है वो जो रिसिपिएंट है वो इजिप्ट है, 50 बिलियन ओनली, 50 बिलियन 50 बिलियन है उसका जो एक्सपेंस है। अच्छा, अब उसको ध्यान में रखते हुए आपसे इंटरेस्टिंग बात एक और मैं डेटा आपको बता देता हूँ। इजराइल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 15 बिलियन के करीब है, जो कि 1/3 बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर, और जिसमें से कोई 25 से 30% इंडिया कस्टमर है, बाकी दूसरे मुल्क हैं। और आपको हैरत होगी कि 25% मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं। मिलिट्री सप्लाईज की बात कर रहा हूँ। जब आपकी मिलिट्री सप्लाईज इजराइल पर डिपेंडेंट होंगी तो आप खुद समझ सकते हैं फिर आपने इजराइल के खिलाफ लड़ना है। और जहाज आपके यूरोप के होंगे। यूरो फाइटर वन ऑफ द बेस्ट जो है यूरोप का है, फ्रांस का सबसे अच्छा राफेल है, और F-15 अमेरिका का इस वक्त लेटेस्ट F-35 वगैरह के बाद नंबर 3 जहाज F-15 EQ है जो इनके पास है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप मिलिट्री एड में इजराइल और अमेरिका पर डिपेंडेंट होंगे, वही मुल्क जो उधर एनेबल कर रहा है, जो सगीर साहब कह रहे थे कि उधर वो एनेबलर हैं वो, और वही आपके एनेबलर हैं। जब दोनों तरफ के एनेबलर एक ही है तो फिर आप कैसे उसके खिलाफ लड़ सकते हैं? तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सर आज तो बाहर इतलात ये भी हैं कि जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया है उससे पहले ये जो कतरी एयरफोर्स के जहाज़ हैं F-15, ये उससे पहले हवा में मौजूद थे। तो ये आप इसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते कि ये हमला हो गया और उनको पता नहीं चला। मैं थोड़ा सा इसकी तफसील में जानबूझ के गुरेज कर रहा हूँ जाते हुए, क्योंकि दोहा पे अटैक हुआ हुआ है, लेकिन ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ सूरत हाल है, लेकिन मुसलमान मुल्कों को आंखें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो बचाव कोई नहीं है इनका। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी अगर हवा में हो या जमीन पर हो, देखिए एट द एंड ऑफ द डे रिजॉल्व करना है। और जो आप शुरू में कह रहे थे कि क्या कतर जस्टिफाइड होगा कि इसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया है, तो कतर तो किसी सिंबॉलिक ब्रीच करेगा कोई? वो भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। होता ये है मलिक साहब कि दुनिया में ये इंटरनेशनल स्पेशली मिलिट्री टूल जब यूज होता है तो ब्रिंकमैनशिप होती है कि आंखें पहले कौन झपकता है, तो न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है। उसके बाद हम जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे थे, लीबिया, सीरिया, यमन और ये और लेबनान, सब मुल्कों को इजराइल ने न्यू नॉर्मल पर ट्यून किया है कि जब भी मेरी मर्जी होगी मैं किसी एम्बेसी पर या किसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर हमला करूंगा, और उसके बाद आपने रिटेलिएट नहीं करना। अगर बहुत आपने जोर लगाना है, जिसको अगर आपने वीटो ना किया तो यूनाइटेड नेशन में छोटी सी कोई हल्की सी या OIC में एक हल्की सी रेजोल्यूशन पास करवा लीजिएगा, उसके आगे नहीं बात करना। तो ये न्यू नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। फिर मैं रिलेट करूंगा इंडिया पाकिस्तान से। जब उसने हमला किया था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हमने तो सो कॉल्ड टेररिस्ट को मारा था, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। हमने इसलिए किया था, एलिजेडली जो टेररिस्ट थे उसको तो छोड़ ही दें, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया गया था, और हमारी डिक्लेरेशन और रिजॉल्व पाक फिजाइया की ये थी कि हमारे चाहे वेपन अंदर आए या जहाज अंदर आए, हम रिजॉल्व या पनिशमेंट वही देंगे। तो ये न्यू नॉर्मल जब मुल्क नहीं बनने देते तो ये नतीजा होता है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन जब आपके लिए वन बाय वन, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, कंट्री बाय कंट्री अगर वो आपको सबसर्विएंट करते जा रहे हैं और न्यू नॉर्मल करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ टर्न। ये तो पहचान किसकी है? जमील साहब, आप कोई सुजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड इन मुसलमान या फिर अपनी बारी का ही इंतजार करेंगे सारे? नहीं, मुसलमान मुल्कों के सामने तो है, लेकिन ये डरे डरे, ये सहमे सहमे मुसलमान मुल्कों के हम हुक्मरान, इनमें वो सकत ही नहीं है कि वो OIC के अपने आर्टिकल्स के मुताबिक कोई ऐसा फैसला कर लें कि जिसमें कुछ और ना करें, बाइकाट ही कर दें, कुछ और ना करें, अपनी फ़िज़ाओं से वो जहाज़ ना गुजरने दें जो कि ये हथियार लेके जा रहे हैं इजराइल के पास, कुछ और ना करें, इजराइल को कह दें कि हम अपना डिफेंस मैकेनिज़्म एज OIC बना रहे हैं और डिफेंस मैकेनिज़्म का दिया हुआ है, तरीक़ाकार दिया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है। वो अगर आज सेशन बना लें, ये तमाम 57 ममालिक के सरबराहान का, जो मैंने बताया कि आर्टिकल 8 के तहत जो OIC के है और आर्टिकल 9 के तहत बुला लें, तो आज वो अपना डिफेंस मैकेनिज़्म कर सकते हैं कि जी ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म है और वो विद इन इंटरनेशनल कानून है, लेकिन इसको होने नहीं देंगे। और माफ़ कीजिएगा, इसको क्योंकि होने नहीं देंगे, लिहाजा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे बहुत सारे हुक्मरानों का ज़ाती इंटरेस्ट वेस्ट में है, उनके रियाया का इंटरेस्ट मुस्लिम उम्मा के साथ है, लोगों के साथ है, जुल्म और सितम के साथ है। तो होगा क्या आगे जाके? जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, अगर यही जुल्म तादी जबर सितम चलता रहा तो होगा ये कि बॉटम अप प्रेशर होगा और लोग इन ममालिक के वोट खड़े होंगे और फिर उनको मजबूर होना पड़ेगा कि कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म करें। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, आर्टिकल 39 है। अच्छा, उसके मेरे पास ब्रेक करीब आ गई है। जमील अहमद खान साहब आपका, खुर्रम दस्तगीर का और एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।